सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल एम एजुकेशन जोन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास। तो ये समास का पहला भाग है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे समास क्या होते हैं, समास के विहित कौन कौन से हैं और अव्ययी भाव समास व तत्पुरुष समास के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही जो नए छात्र यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये समास का भाग 1। चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। तो समास क्या होता है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। तो संक्षिप्तीकरण क्या होता है? छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए तो वह समास कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो समास होता है उसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि शब्दों के समूह को छोटा कर देना। उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है रसोई के लिए घर। देखिए यहाँ पर 4 शब्द हैं आपके, और इसे हमने क्या करना है? संक्षिप्तीकरण। इसे समास में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? इसके लिए हो गया रसोई घर। देखिए संक्षिप्त हो गया है। अगला है हाथ के लिए कड़ी। शब्दों का समूह, इसे हमने कहा हथकड़ी। नील और कमल, इन शब्दों के समूह को हमने क्या कर दिया? संक्षिप्त नीलकमल। राजा का पुत्र, ये हो गया राजपुत्र। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, उनका छोटा रूप लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है समास। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला है पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो समास होता है, समास की रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, यानी कि जो पहला पद होता है जिससे शुरुआत होती है उसे कहा जाता है पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राजा का पुत्र, इसका हमने समासिक शब्द क्या बनाया? राजपुत्र। तो यहाँ पर पूर्व पद क्या होगा? राजा, क्योंकि ये पहले आया हुआ है। और अंतिम पद यानी उसके जो अंतिम पद है समास का वो क्या होगा? उत्तर पद पुत्र। तो इस तरह ये क्या हो गया? राजपुत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि राजपुत्र में पूर्व पद कौन सा है, तो पूर्व पद क्या होगा? राजा, और उत्तर पद क्या हो जाएगा? पुत्र। अगला है गंगा जल। गंगा का जल, तो गंगा जल में पूर्व पद और उत्तर पद क्या होगा? गंगा हो जाएगा पूर्व पद और जल क्या हो जाएगा? उत्तर पद, यानी कि बाद का पद। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। और इस तरह इन दोनों पदों से जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है समस्त पद। तो ये जो सामासिक पद हैं, जैसे यहाँ पर राजपुत्र है, गंगा जल है या लोकतंत्र है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? समस्त पद। और साथ ही समस्त पद को ही क्या कहा जाता है? सामासिक पद। अगला है, जैसे देख सकते हैं लोक का तंत्र, इसे बोला जाता है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी, जो आपने पढ़ा था सिविक्स में। तो लोकतंत्र में पूर्व पद क्या हो जाएगा? लोक, और उत्तर पद क्या हो जाएगा? तंत्र, और सामासिक पद या समस्त पद क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। तो विद्यार्थियों, ये आपने पढ़ा पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए जब आपने पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ा तो दोनों मिलकर क्या बने? समस्त पद। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समास विग्रह। तो विद्यार्थियों, अभी आपने पढ़ा कि कई शब्दों को मिलकर क्या बनते हैं? सामासिक शब्द या समास बनते हैं। अब समास विग्रह, तो इससे पहले आपको विग्रह समझना होगा। विग्रह क्या होता है? अलग करना। विग्रह संधि का विलोम होता है। संधि होता है जोड़ना, और संधि का विलोम होता है विग्रह। तो विग्रह का अर्थ है अलग अलग करना। तो सामासिक शब्दों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह। पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं।
विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जितने भी समस्त पद वहाँ पर होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जब उन्हें अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? समास विग्रह। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम एक सामासिक या समस्त पद देते हैं जलमग्न। और अब जलमग्न का हमने क्या करना है? समास विग्रह, यानी कि अलग अलग करने हैं इसके पूर्व पद और उत्तर पद। तो कैसे? जल में मग्न, तो बीच में आपने ये कारक चिन्ह लगा दिया, तो ये आपको जरूर लगाना होगा। अगला है सिर दर्द, यानी कि इसका हमने समास विग्रह क्या किया? सिर में दर्द। अगला है कला कुशल। कला कुशल समस्त पद है, इसका हमने समास विग्रह करना है, तो ये क्या हो जाएगा? कला में कुशल। अगला है शरणागत। शरणागत एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? शरण में आगत, यानी शरण में आगत यहाँ आया हुआ। तो विद्यार्थी, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे समास विग्रह क्या होता है। सामासिक पदों को अलग अलग करना। तो विद्यार्थी, उम्मीद है सामासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अब बात करते हैं समास के भेद की। तो मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है आपका बहुव्रीहि समास। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में ये जो हमारा पहला पार्ट है समास का, तो हम इसमें अभी केवल 2 समास पढ़ेंगे, एक अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। अगली वीडियो में बाकी के 4 भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला समास अव्ययी भाव समास। तो विद्यार्थियों, अगर नाम से ही अगर आप देखें तो उसका अर्थ आप समझ सकते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी आपने पढ़े होंगे। तो इसमें प्रथम पद अव्ययी होता है। जो ये समास होते हैं अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद क्या होता है? अव्ययी होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, और वही क्या होता है? सबसे प्रधान होता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ चुके हैं ये पिछली कक्षा में कि जो अव्ययी होते हैं इन्हें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर नहीं बदला जा सकता, तभी इन्हें बोला जाता है अव्ययी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है आ जन्म। देखिए, आ आप बोलेंगे जोड़, थोड़ा इसमें आपको जोड़ देना होगा। आ जन्म, तो इसका अर्थ हो गया जन्म से लेकर। तो यहाँ पर देखिए आ, ये यहाँ पर अव्यय लगा हुआ है। अगला है यथा साध्य। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर से ये अलग किए हुए हैं अव्यय जो शब्द हैं शुरू में। तो इन्हीं से क्या है, उसका पूरा अर्थ बदल भी जाता है शब्द का। जैसे यथा साध्य, जिसे साधा न जा सके, इसका समास विग्रह क्या है? जिसे साधा न जा सके। अगला है धड़ा धड़। तो देखिए, बोलते समय भी आप ज़्यादा जोर देंगे धड़ा में शुरू में, तो धड़ धड़ की आवाज़ के साथ ही इसका समास विग्रह हो गया। रातों रात, यानी कि रात ही रात में इसका समास विग्रह हो गया। अगला है आ मरण। तो विद्यार्थियों, जैसे आपने पढ़े थे उपसर्ग, तो ये उपसर्ग की ही तरह यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं अव्यय। अगला है अनुकूल, यानी कि मन के अनुसार। अगला है अनुरूप, रूप के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर अनु, आ, रातों, धड़ा, यथा, आ आदि अव्ययों का प्रयोग सामासिक शब्द के पहले किया गया है, पूर्व में किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो विद्यार्थियों, ये पढ़ा आपने अव्ययी भाव समास। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला समास है दूसरा हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो अभी आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास में कि उसका पहला पद
यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। कारक कारक आपने पढ़े होंगे हिंदी में, तो ये किससे जुड़ा होता है, इसके पूर्व पद और उत्तर पद कारक से जुड़े होते हैं। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसे कारक वाला वो समास होता है। तो जो भी कारक इसमें प्रयोग किया जाता है इसके मध्य में, वही समास ये कहलाता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। और देखिए, जब हम इसमें कारक चिन्हों को हटाते हैं समस्त पद बनाने के लिए, तो वहां पर ये कारक चिन्ह हट जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास को अच्छी तरह समझने के लिए आपको कारक आने चाहिए। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कारक हिंदी के। तो विद्यार्थियों, ये हैं हिंदी के कारक। इसकी विभक्ति भी और चिन्ह भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। तो जहाँ पर भी आप कारक देखें तो वहाँ पर क्या होता है, आपका तत्पुरुष समास। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए या को, अपादान से यानी कि यहाँ पे अलग करने के लिए होता है, संबंध का के की रा रे री आदि, अधिकरण में पर संबोधन का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर तत्पुरुष समास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी आपने पढ़े कारक हिंदी के। तो जहाँ पर भी आप कारक देखें तो समझ जाइए कि वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। वो अभी आप आगे पढ़ेंगे कैसे। तो विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको केवल कारक आनी चाहिए, तो उस कारक के आधार पर आप उसमें जोड़ देंगे तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थियों, एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। आपने पढ़ा था भी, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा कर्म कारक लगा हुआ है। अगला है ग्राम, ग्रामागत, इसका हो जाएगा ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पर भी को आया है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यहाँ भी को आया है। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो विद्यार्थियों, तत्पुरुष कारक समझने को के लिए आपको कारक चिन्ह आने चाहिए। साथ ही जो समस्त पद होते हैं उनका विग्रह भी आपको सही तरीके से करना आना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। अगला आता है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास, करण का आपको पता होगा, से या के द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। तो विद्यार्थियों, तो अगर आप इसे देखें करण तत्पुरुष, तो ये चिन्ह आने चाहिए। जैसे स्वरचित, स्वरचित को अगर आप विग्रह करें, समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा, स्व द्वारा रचित। देखिए द्वारा आ चुका है यहाँ पर। मन चाहा, मन से चाहा गया, तो यहाँ पर से आ गया है, करण तत्पुरुष हो गया है। अगला है शोकग्रस्त, तो खुद ही देखिए, शोक से ग्रस्त। अगला है भूखमरी, यानी कि भूख से मरी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए जो करण तत्पुरुष समास है उसमें से या द्वारा आया है बीच में। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान, यहाँ देख लीजिए, इसमें के लिए या को आता है इसमें। तो जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर, तो के लिए यहाँ पर आया है जो कि संप्रदान का चिन्ह है। अगला है रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला है सभा भवन, सभा के लिए भवन। अगला है विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। तो विद्यार्थियों, इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो अगर आप समास विग्रह करेंगे तो बीच में आपको कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, कारक चिन्ह के लिए। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से होता है इसका चिन्ह, जो किसके लिए होता है, अलग होने के लिए। किसके लिए, अलग, जहाँ पर कोई चीज, कोई अलगाव की का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, तो वहाँ पर अपादान का प्रयोग किया जाता है कारक का, से इसका चिन्ह है। तो पहला है काम चोर, यानी कि काम से जी चुराने वाले, यानी कि काम से क्या है, अलग है।
अगला है दूरागत, यानी कि दूर से आगत, यानी कि दूर से आया हुआ है। अगला है रण विमुख, यानी कि रण से विमुख, यानी कि युद्ध से अलग हो गया है। अगला है नेत्रहीन, तो नेत्रहीन किससे? नेत्र से हीन, यानी कि वो उससे अलग है। तो देखिए अलगाव का भाव आ रहा है सब में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सब क्या है? अपादान कारक चिन्ह है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के, की, बीच में जो लगे रहते हैं रा, रे, री, ना, ने, नी, ना, ने, नी। तो विद्यार्थियों ये जो चिन्ह होते हैं संबंध के, इससे आपको बोध होता है संबंध का। तो जैसे इसके उदाहरण देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास के। जैसे राजपुत्र है एक समास, तो इसका विग्रह किया आपने, तो बीच में क्या गया? देखिए राजा का पुत्र, किसका पुत्र है? राजा का पुत्र। अगला है गंगा जल, गंगा का जल। देखिए संबंध है जल का, किससे? गंगा से। यहाँ पर पुत्र का संबंध है राजा से। लोकतंत्र, तो ये क्या हो गया? लोक का तंत्र, लोगों का तंत्र। अगला है दूर्वा दल, ये क्या हो गया? दूर्व का दल। तो विद्यार्थियों जहाँ पर भी ये संबंध चिन्ह आते हैं, संबंध का भाव पता चलता है, वहां पर होता है संबंध तत्पुरुष समास। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण क्या होता है? में या पर, इसका चिन्ह क्या होता है? में या पर। जैसे इंग्लिश में होता है आपका इन और ऑन। तो यहां पर देखते हैं जैसे कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल आ गया चिन्ह। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति का जो समास विग्रह क्या होगा? ईश्वर में भक्ति। अगला है आत्मविश्वास, किस पर? आत्मा पर विश्वास। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि में और पर, इन दोनों कारकों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है अधिकरण तत्पुरुष समास में, क्योंकि अधिकरण के ही चिन्ह होते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज पढ़ाया गया समास, उसके दो भेद, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में आपने दो समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। तो विद्यार्थियों ये वीडियो इतना ही। मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा इसका, तो उसमें आप पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो विद्यार्थियों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।